नमस्कार मित्रों और विद्यार्थियों। आज की पाश्चात्य तर्कशास्त्र की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सत्यता और वैधता में क्या अंतर है, किसके लिए इन अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है, और आगमन के स्वरूप पर। आगमन की विषय वस्तु क्या होती है, आगमन की परिभाषा क्या होती है, आगमन के क्या क्या घटक होते हैं। हालांकि इससे पूर्व की क्लास में हमने आगमन के सामान्य जानकारी पर बात की थी आगमनात्मक युक्ति के अंतर्गत। आज हम आगमनात्मक तर्कशास्त्र पर चर्चा करने जा रहे हैं सत्यता और वैधता के साथ। सत्यता और वैधता तर्कशास्त्र की जो इकाई है वो प्रतिगप्तियाँ होती हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में प्रपोजिशंस कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम उन्हें तर्कवाक्य कहते हैं। तर्कवाक्यों से मिलकर युक्ति या तर्क का निर्माण होता है, जो हमारे एक अनुमान को या एक भविष्यवाणी को प्रमाणित या सिद्ध करता है। तो सत्यता या असत्यता का प्रयोग प्रतिगप्तियों के लिए किया जाता है, अर्थात वाक्यों के लिए किया जाता है। वाक्य ही सत्य या असत्य होते हैं, जबकि वैधता का प्रयोग युक्ति या तर्क के लिए किया जाता है। युक्ति में तर्कवाक्य या प्रतिगप्तियाँ एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, जिनका एक विन्यास होता है, एक आकृति होती है, जिसके आधार पर हम उसकी वैधता या अवैधता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उसमें जो प्रतिगप्तियाँ या तर्कवाक्य प्रयोग होते हैं वो सत्य या असत्य होते हैं, परंतु युक्ति ही पूरी तरह से वैध और अवैध होती है। उनके सत्यता असत्यता होने पर युक्ति की वैधता अवैधता में अंतर नहीं आता है। प्रतिगप्तियों की विषय वस्तु चाहे जो भी हो, परंतु बस वो एक प्रॉपर आकार में हो, एक फॉर्म में हो, तो ही वो वैध या अवैध कहलाएंगी। जो नियमों के अनुकूल होती हैं वो वैध कहलाती हैं, और जिनमें दोष होता है या नियमों के विपरीत होती हैं वो अवैध कहलाती हैं। तो सत्यता और वैधता में हमने ये जानने का प्रयास किया थोड़े से संक्षेप में, थोड़े से शब्दों में, कि सत्यता का प्रयोग केवल प्रतिगप्तियों या तर्कवाक्यों के लिए होता है और वैधता का प्रयोग युक्तियों के लिए होता है। युक्तियों में एक ये भी है कि युक्ति कम वैध या ज़्यादा वैध का कोई उसमें भेद नहीं किया जाता है। युक्ति या तो पूरी तरह से वैध होगी या अवैध होगी। उसमें ऐसा नहीं है कि 50% वैध है और 50% अवैध है। युक्ति या तो पूरी तरह से वैध होती है या अवैध होती है। अब हम बात करते हैं आगमन पर। कल भी हमने आगमन के विषय पर चर्चा की थी। आगमन या आगमनात्मक तर्कशास्त्र कहते किसे हैं? विशेष तर्क वाक्यों से सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया आगमन कहलाती है। तर्कशास्त्र में मुख्यतः दो मेथड यूज होते हैं, आगमन और निगमन। आगमनात्मक तर्कशास्त्र के अंतर्गत जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो आगमनात्मक विधि कहलाती है, और जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो आगमनात्मक युक्तियाँ कहलाती हैं, और ये सब आगमनात्मक तर्कशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो विशेष से सामान्य की ओर जाने की प्रक्रिया आगमन है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम एक मनुष्य है, श्याम एक मनुष्य है। राम मरणशील है, मोहन मरणशील है, इसलिए सभी मनुष्य मरणशील हैं। अब हमने देखा कि
राम, श्याम, मोहन आदि क्या हैं? विशेष तर्क वाक्य हैं। और जब हम इन विशेष तर्क वाक्यों के आधार पर हम आगे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम एक सामान्य तर्क वाक्य की बात कर रहे हैं। जो निष्कर्ष तर्क वाक्य है वो सबके बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, सार्वभौमिक कथन कर रहा है कि अर्थात कि इन विशेष वाक्यों से हम एक सामान्य अनुमान कर रहे हैं, सबके बारे में अनुमान कर रहे हैं कि हमने राम को मरते हुए देखा है, श्याम को मरते हुए देखा है, और चूंकि ये मनुष्य हैं इसलिए सभी मनुष्य मरणशील कहे जाएंगे। ये हमने एक भविष्यवाणी, एक अनुमान कर दिया कि सभी मनुष्य मरणशील कहे जाएंगे। इसमें जो प्रयोग हुआ कि विशेष वाक्यों के आधार पर हमने सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया, इसलिए इसकी परिभाषा में हम विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। तो आगमन की परिभाषा है, जब हम विशेष तर्क वाक्यों से, विशेष आधार वाक्यों से सामान्य निष्कर्ष वाक्य पर पहुंचते हैं तो यही प्रक्रिया आगमन कहलाती है। और जिस तर्कशास्त्र के अंतर्गत आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, आगमनात्मक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम आगमनात्मक तर्कशास्त्र कहते हैं। अब इसकी परिभाषा समझने के पश्चात हम आगमन की विषय वस्तु पर आ जाते हैं। आगमन की विषय वस्तु तथ्यात्मक होती हैं, अर्थात हम तथ्यों के आधार पर ही हम सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो आगमनात्मक युक्ति की जो विशेषता होती है वो होती है संभाव्यता, अर्थात एक संभावना जताई जाती है कि ये सत्य हो सकती है या असत्य हो सकती है, या वैध हो सकती है या अवैध हो सकती है। तो आगमनात्मक जो हमारी युक्तियाँ होती हैं वो संभाव्य रूप से वैध या अवैध होती हैं। उनके जो निष्कर्ष हैं वो 100% सत्य या असत्य नहीं होते हैं। तो आगमनात्मक युक्ति में जो विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है वो विशेष वाक्यों का और सामान्य वाक्यों का और एक क्रम होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जितने भी हमारे वैज्ञानिक नियम हैं, सिद्धांत हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत सदैव के लिए या सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं होते हैं, उनके असत्य होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ये संभाव्यता पर निर्भर करता है। आगमन हमेशा संभाव्य होता है और संभावनाओं को लेकर चलता है। जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो संभावनाओं पर होते हैं, क्योंकि वो कुछ पर प्रयोग किए जाते हैं और सबके लिए उनकी भविष्यवाणी की जाती है। कुछ पर प्रयोग करने से और सबके लिए भविष्यवाणी करने में अंतर होता है। हो सकता है कि वो सबके लिए प्रभावी ना हो। तो आगमन की जो विषय वस्तु होती है वो संभाव्य होती है और आगमनात्मक युक्तियाँ होती हैं, उनकी वैधता अवैधता होती है, उनका एक आगमनात्मक आकार होता है। अब हम बात करते हैं आगमन के घटकों की, कि आगमन के क्या घटक होते हैं। अभी मैंने बताया था कि आगमन जो है वो संभाव्यता पर निर्भर करता है। तो जितने भी वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत आते हैं वो सब आगमन के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं समरूपता की या समानता की, जिसे इंग्लिश में हम एनालॉजी कहते हैं। हम आगमन के अंतर्गत कुछ सिमिलरिटीज़ के आधार पर भी निष्कर्ष निकालते हैं कि ये वस्तु उस जैसी दिखाई देती है, या उससे तुलना करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो उसे हम कहते हैं समरूपता, कि ये उसके जैसी है इसलिए ये भी इस तरह का हो सकता है, उसका निष्कर्ष इस तरह का हो सकता है। तो उसे हम समरूपता कहते हैं, समानता कहते हैं। भारतीय दर्शन में या भारतीय तर्कशास्त्र में उसको हम उपमान की संज्ञा दे सकते हैं। द्वितीय कारणता। जितने भी वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत होते हैं वो कार्य कारण नियम पर आधारित होते हैं, कि किसी न किसी घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हम क्या करते हैं, हम घटनाओं के आधार पर
परिणाम के आधार पर हम उसका कारण खोजने की कोशिश करते हैं। जो ज्ञात है, हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं कि ये घटना घटी है। जितने भी प्राकृतिक नियम हैं उसमें ये घटनाएं घटती हैं, कार्य कारण नियम पर आधारित होती हैं और कारणता एक आधार है आगमन का, चूँकि उसमें भी पूरी तरह से संभावना नहीं होती है कि वो 100% सत्य है या असत्य है। वो भी संभावनाओं पर, संभाव्यता पर आधारित होता है। और जितने भी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट हैं, वैज्ञानिक निष्कर्ष हैं, वो संभावनाओं को लेकर चलते हैं। तो इसमें जो दूसरा घटक है वो है कारणता या कारण कार्य नियम। तीसरा घटक हम परिकल्पना को ले सकते हैं। आगमन का जो तीसरा घटक होता है वो होता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। जितने भी हम रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितने भी हम सिद्धांत या नियम विज्ञान में या अन्य क्षेत्रों में बनाते हैं, वो सब परिकल्पनाओं, अजम्पशंस पर आधारित होते हैं। हम एक अनुमान कर लेते हैं, एक विषय का अनुमान कर लेते हैं, एक भविष्यवाणी कर लेते हैं कि ये एक इस तरह की संभावना हो सकती है। आगमन में जो तीसरा घटक है वो है हाइपोथेसिस या परिकल्पना। आगमन का एक और अन्य घटक है। वैसे तो आगमन के और भी घटक हैं, लेकिन एक जो मुख्य घटक है जिसके अंतर्गत हम आगमन की स्टडी या आगमन का अध्ययन कर सकते हैं, वो है मिल की आगमन की प्रायोगिक विधियाँ, जिसके अंतर्गत अन्वय, व्यतिरेक, यानी कि हम साहचर्य, साथ साथ या तो होना या न होना, इन घटनाओं को हम स्टडी करते हैं। इस प्रकार हमने आज आगमनात्मक तर्कशास्त्र के बारे में जाना कि आगमनात्मक तर्कशास्त्र होता क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या होती है, उसके घटक क्या होते हैं। इसलिए अब हम आगे जो इसके मुख्य विषय हैं, कारणता और समरूपता, उस पर हम नेक्स्ट क्लास में विचार करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।